ये है कनाडा। और क्या कनाडा अब एक नया पाकिस्तान बन रहा है? भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा एक लैंड ऑफ टेरर रहा है, लेकिन क्या एक नया पाकिस्तान उभर रहा है? क्या पाकिस्तान के बाद एक और देश बन गया है जिसको भारत कह रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है आतंकवाद को? क्या है इस बात की पूरी कहानी, और क्यों ये जो एनईए का समन है और ये जो बयान है जिसमें इन्होंने जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को बोला है कि वो सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंस को, सेपरेटिज्म को अगेंस्ट इंडिया? इतने बड़े आरोप भारत ने इससे पहले केवल पाकिस्तान पे ही लगाए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और इन आरोपों का कारण क्या है? क्यों भारत ने खुलेआम जैसी बातें कभी पाकिस्तान के खिलाफ की हैं, कुछ वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कनाडा के खिलाफ किया है? रेयरली भारत ने कभी ऐसा किया है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप एक चीज पहले समझ लें कि कनाडा को भारत ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं बोला है जैसा भारत पाकिस्तान को कहता है, बल्कि यहां कहानी कुछ और है। यहां भारत का ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में वहां की सरकार है वो वहां पे एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस और सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रही है। यानी भारत से जो कट्टरपंथ वहां पहुंचा है वो, और भारत से अलगाववाद जो लोग चाहते हैं, खासतौर पे खालिस्तान के बारे में, उनको बढ़ावा दे रही है वहां की गवर्नमेंट। अब क्या है ये कहानी, जरा इसको समझते हैं। अगर आपको मैं बोलूं तलविंदर सिंह परमार, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में मारा गया एक एनकाउंटर में, पर ये बब्बर खालसा की शुरुआत करने वाला और एक ऐसे ब्लास्ट का सहयोगी था जहां की 300 से भी ज्यादा कैनेडियंस की जान गई थी। वो कैनेडियन जो इंडियन मूल के थे। 1985 का कनिष्का बॉम्ब ब्लास्ट, कनिष्क जो एक फ्लाइट थी उसमें हुआ बॉम्ब ब्लास्ट जो 23 जून 1985 यानी 1985 को हुआ था। कनिष्का फ्लाइट 182 जो टोरंटो, लंदन, न्यू दिल्ली की थी, उसमें ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के पीछे जिम्मेदारी इस व्यक्ति की थी। लेकिन कनाडा इसे दोषी भी नहीं कर पाया और 1985 का ये ब्लास्ट जहां 329 लोग मारे गए, उसके सालों तक कोई प्रॉपर इंक्वायरी भी नहीं हुई। इतने ज्यादा संख्या में लोग मारे गए और 2006 में जाकर कनाडा ने पहली बार कोई जुडिशियल इंक्वायरी की। ये दिखाता है कनाडा की पॉलिटिक्स और किस तरह कनाडा ने खालिस्तानी इशू को साइडलाइन करके रखा हुआ है और उसको अपने एक पॉलिटिकल मोटिव की तरह इस्तेमाल किया है। केवल इतना ही नहीं, जस्टिस जो कनिष्क विक्टिम्स को डिनाई किया गया, वो इसलिए नहीं डिनाई किया गया कि वो कैनेडियन सिटीजन थे और इन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि वो इंडियन थे जिनकी मौत हुई थी। और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद शायद ही कोई देश चुप बैठे, लेकिन कनाडा चुप बैठा। आज तक वो जो बॉम्बिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है और ऑनगोइंग है और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एक डोमेस्टिक टेररिज्म का इन्वेस्टिगेशन करार दिया गया इसको। इतना ही नहीं, भारत और कनाडा के संबंध इससे पहले भी जाते हैं 1970s के आसपास, जब भारत ने एटॉमिक टेस्ट किया। उस समय भी भारत के साथ संबंधों को लगभग कनाडा तोड़ सा चुका था और भारत को किसी भी प्रकार का यूरेनियम सप्लाई करने से मना कर चुका था। 1999 के बाद भी भारत कनाडा के संबंध ऐसे ही खराब हो चुके थे और अब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जस्टिन ट्रूडो भारत और पाकिस्तान की तरह ही भारत और कनाडा के रिश्ते नोज डाइव कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कनाडा से आतंकवादी इंडिया आते हैं, बट खालिस्तानी लोग जो इंडिया से अपनी बेस शिफ्ट कर रहे हैं कनाडा को, वो कंटिन्यूसली उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। वहां से लोग डायरेक्टली इंडिया के फंक्शंस को टारगेट करते हैं। गुरवंत सिंह पन्नू ने, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस इंडिया में बैंड है, कंसिस्टेंटली थ्रेट किया है इंडिया को। यहां तक रिपब्लिक डे पे इंडिया को थ्रेट किया, इंडिया की एयरलाइंस को लगातार थ्रेट किया, हिंदू कैनेडियंस को या इंडियन जो कैनेडियन है जो नॉन खालिस्तानी ग्रुप्स के हैं उनको कनाडा से निकल जाने तक के लिए कहा। और इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार भारत की सरकार ने कनाडा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेकिन उन्होंने भी वो सब जानकर अनदेखा किया। लगातार कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। भारत के अलग अलग डिप्लोमेट लेवल पर अटैक किए गए, जहां भी भारत के एम्बेसडर्स वहां जाते हैं उनके पोस्टर्स लगाए गए, उनको असैसिनेशन का क्लियर कट वार्निंग दिया गया। वांटेड जैसे पोस्टर्स पूरे कनाडा में और खासतौर पे गुरुद्वारा के आगे लगाए गए और गुरुद्वारा का पॉलिटिसाइजेशन किया गया। और इसके ऊपर कोई नजर नहीं रखी कनाडा की गवर्नमेंट ने, खासतौर पे जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली इस इशू को साइडलाइन कर रही है और वो आग से खेल रही है। खालिस्तानी ग्रुप्स 1980s के बाद से ही कनाडा में एक स्ट्रॉन्ग
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेक्सस रन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारे गैंग्स बना रखे हैं और इन गैंग वॉर्स में वहां से ऑपरेट किया जाता है इंडिया के खिलाफ किया गया एक्शन। कुछ सालों पहले तक हम डी गैंग की बात करते यानी दाऊद इब्राहिम गैंग की बात करते थे, जो मुंबई में एक्टिव था और जिसको रन किया जाता था पाकिस्तान से बैठकर। और अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि खालिस्तानी गैंग्स को ऑपरेट किया जाता है, चाहे सिद्धू मूसेवाले की किलिंग की बात हो या लगातार हो रहे हमले जो भारत के पंजाब में हुए हैं और इवन दिल्ली मेट्रो में डीफेसिंग का केस हो। इन सब के तार जिस अंडरवर्ल्ड से जुड़े वो सब कनाडा से ऑपरेट किए जा रहे थे और इसकी वजह से भारत ने बार बार कनाडा की गवर्नमेंट को लेटर्स भेजे। कुछ ऐसी रैलीज कंसिस्टेंटली की जा रही हैं जिसमें भारत के जो एम्बेसडर्स हैं, मनप्रीत वोहरा हाई कमिश्नर, तरनजीत सिंह संधू, संजय कुमार वर्मा या अपूर्वा श्रीवास्तव को सीधा तस्वीरों के साथ टारगेट किया गया है। सोशल मीडिया के अलावा ये थ्रेट्स सामने दिख रहे हैं। कुछ पत्थरबाजी के केस भी देखे गए, भारत के एम्बेसी पे हमले भी देखे गए, लेकिन फिर भी चुप रहा कनाडा। और जब वो जो गैंग वॉर वहां खालिस्तानी ग्रुप्स ने एक्टिव की थी, वो गैंग वॉर इतनी ज़्यादा बढ़ गई जब उसकी चपेट में खुद खालिस्तानी और कैनेडियन सिटीजन्स भी आने लग गए, तब जाके कैनेडियन गवर्नमेंट की थोड़ी सी आंख खुली। पर आज भी जिस हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग का आरोप ये कह के कनाडा ने लगाया कि भारत की सरकार इसमें इन्वॉल्व है, भारत उसको एक टेररिस्ट डेजिग्नेट करता है क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगातार इन्वॉल्व था। सिक्स फॉर जस्टिस को भी ऐसे ही एक बैंड ग्रुप की तरह देखा जाता है। इसके बावजूद कनाडा ने भारत के साथ कोऑपरेट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। इन सभी वजहों से देखा जाए तो चीज़ें वहां शिफ्ट हो रही हैं जहां पर हमें दिखता है इसका एक बड़ा कारण जो है यहाँ की पॉलिटिक्स, और ये चेहरा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, लेकिन उनके एक सपोर्टर हैं जगमीत सिंह, जो कि एनडीपी पार्टी के लीडर हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कनाडा में एक बहुत तेजी से पॉपुलराइज होती पार्टी है और जगमीत सिंह इसका चेहरा है, जहां पर खालिस्तानी इश्यूज को उन्होंने अपना एक प्राइमरी एजेंडा एक तरह से बनाया हुआ है। एंटी इंडिया वॉइसेस को सपोर्ट करना, खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना और उनकी बातें करना खुलकर मंचों से, ये जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के कई सारे लोगों के जुबान से देखा जा चुका है। जबकि सबूत जब दिए जाते हैं तो ब्लाइंड आई कर ली जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ लगभग 2 से 2.5% कैनेडियन पॉपुलेशन अभी सिख कम्युनिटी की आती है, जहां पर इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वोट जीतने की कोशिश लगातार होती है। और इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार आज हो गई है कनाडा की पॉलिटिक्स, जिसमें जगमीत सिंह और ऐसे कुछ लीडर्स से सपोर्ट लेने के चक्कर में वहां की गवर्नमेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। अगर भारत में बैठकर कोई कनाडा के खिलाफ ऐसे बातें करे या इवन इंदिरा गांधी की किलिंग का, एसेसिनेशन का एक पूरा रोड शो निकाला गया, अगर भारत में ऐसा किसी देश के राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ किया जाए तो क्या भारत उसे अलाउ करेगा? ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता जैसा कनाडा में हमें होते हुए दिख रहा है, जो निश्चित रूप से चीज़ों को और खराब करता चला जाएगा। कनाडा में पोस्टर लगाए गए इंदिरा गांधी एसेसिनेशन के, सेलिब्रेट किया गया उसे, और कंसिस्टेंटली जो इंडिया की एजेंसीज हैं उन्होंने बोला कि भाई आप इसे रोकिए, हमारे एनवाइज पे हमला हो रहा है या एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, इंडिया में गैंग वॉर्स हो रही है जिसकी वजह से लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट ने मानने से इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि रिसेंट केसेस में जहाँ पर कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई क्योंकि उनको धमकी मिली थी कि उनको अगवा कर लिया जाएगा, और जो ये सारी की सारी धमकियाँ थी मेजरली ये जो एंटी टेरर एजेंसी फाइल्स हैं, इन सब के पीछे जिम्मेदारी अगर किसी की बन रही थी तो वो थी सिक्स सेपरेटिस्ट ग्रुप जो अगेन कनाडा में बेस्ड था। यानी भारतीय एयरलाइंस को धमकियां मिलना, उनको कंसिस्टेंटली थ्रेट क्रिएट करवाना, और तो और भारत के पंजाब में ड्रग कार्टेल और अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा देना, इन सब के पीछे जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे कनाडा से एक्टिव हैं और कनाडा से ही काम करते हैं। इसलिए भारत की सरकार ने अब तक का सबसे सख्त रवैया अपनाते हुए कनाडा की गवर्नमेंट को ओपनली ये बोला है कि वो सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का नाम नहीं दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो अभी तक भारत ने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लगाया। तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी असल में यूज कर रही है इसी चीज का, और कंसिस्टेंटली जो थ्रेट्स भारत में क्रिएट हो रहे हैं, चाहे फ्लाइट के थ्रेट हो, चाहे टेरर के थ्रेट्स हो, इवन 1990s में पंजाब मिलिटेंसी की
आग में जल रहा था, तब भी फंडिंग और हथियारों की सप्लाईज के लिए जो पैसा आ रहा था वो या तो आईएसआई के थ्रू या कनाडा के थ्रू आ रहा था। उसे रोकने में भारत सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कंसिस्टेंटली आज भी कनिष्का के केस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना होना कनाडा का कंसिस्टेंटली खालिस्तानी एलिमेंट को सपोर्ट करना दिखाता है उनका साइड खालिस्तानी सिंपैथेटिक एजेंडा। आखिर वो इतना हो क्यों रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कनाडा का इतिहास। कनाडा एक ऐसा देश है जो है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ रहने लायक जगह बहुत कम है और कंसिस्टेंटली यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ इमिग्रेंट्स आते हैं। हिस्टोरिकली कनाडा को इमिग्रेंट्स का ही देश कहा जाता है। 1867 के बाद से अराउंड 17 मिलियन इमिग्रेंट्स कनाडा में आए हैं और उसको अपना घर कहते हैं। और कनाडा की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ इतने सारे इमिग्रेंट्स आ पाते हैं। टॉप 10 इमिग्रेंट्स अगर हम देखें तो उसमें इंडिया अब टॉप में आने लग गया है। 1960s के बाद से ही कंसिस्टेंटली कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बदला क्योंकि इनके देश की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी और इन्हें रिक्वायरमेंट थी कि और वर्कर्स मिले। 60s के दौर में चाइनीज रिफ्यूजी जो थे वो वहाँ आए, कुछ रिफ्यूजीज यूरोप से आए। उसके बाद से कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की गई जिसके तहत बहुत से लोग यहाँ पे शरण मांगने आने लगे और यहाँ पर माइग्रेट करने लगे। ये माइग्रेटरी पॉलिसी का फायदा इनको ये हो रहा है कि इनको वर्कर्स भी मिलते थे और उनकी इकोनॉमी को एक पुश मिलता था जो इनकी पॉपुलेशन से इनको मिलने वाला नहीं था। और कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो इनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका इमिग्रेशन के थ्रू ही आया, चाहे वो यूके से हो, इटली से हो, यूएस से हो या फिर इंडिया से हो। तो अगर आपको ऊपर के लेवल्स जो दिख रहे हैं यूके, इटली, यूएसए और जर्मनी, पोर्टुगल, ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर सालों पहले आ चुके थे। 1960s के बाद से कंसिस्टेंटली इंडिया से इमिग्रेंट्स यहाँ जाना स्टार्ट हुए, खासतौर पे पंजाब के रीजन से, जहाँ से बहुत से लोग वहाँ गए। उनमें से एक बड़ा तबका सिख कम्युनिटी का भी था। और उसी समय से लेके आज तक इंडियन पासपोर्ट पे कनाडा का ठप्पा लगवाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कई सारे युवाओं का, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर कनाडा पहुंच जाएंगे तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा और कनाडा में जाकर उनका करियर सेट हो जाएगा। लेकिन अभी कनाडा की स्थिति वैसी रही नहीं है। कनाडा में अब इमिग्रेशन रूल टाइट किए जा रहे हैं। कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, वहाँ पढ़ाई करते हैं, अपने गांव की ज़मीन घर बेचकर वहाँ पढ़ने जाते हैं और जब वहाँ पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कोशिश करते हैं कि वहीं पर उनको वर्क परमिट मिल जाए और वहाँ पर वो रह पाएँ। लेकिन अब उन पॉलिसीज़ में बदलाव किया जा रहा है। जो ये गैंग वॉर्स, जो ये दिक्कतें जिनको भारत बार बार हाईलाइट कर रहा था, अब वो कनाडा की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा रोल प्ले करने लग गई है। कंजर्वेटिव पार्टी जो अभी अपोजिशन में है वो कंसिस्टेंटली इस चीज़ के बारे में बोल रही है और अगर जस्टिन ट्रूडो अगला इलेक्शन हारते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो शायद चीज़ों में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन भारत की बातों की अनदेखी करना आखिरकार कनाडा के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव डाल रहा है। कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, लेकिन अब वो ऐसा चाहते हैं कि उनके पास भी हाई वैल्यू इमिग्रेंट्स आए और इंडिया जैसे देशों से जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं और एक बड़ा तबका ऐसा है जो इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं होता, पर उनको वहाँ पे जनरली जो परमिट था मिल जाया करता था। पर अब स्टूडेंट वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है और लगातार वो अपनी पॉलिसी को बदल रहे हैं ताकि स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग कनाडा में ना रुक पाए। तो एक ऐसा देश जो हमेशा इमिग्रेंट्स को वेलकम करता था अब अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव कर रहा है और इस बदलाव के बाद वहाँ पर सामाजिक लेवल पर और लड़ाइयाँ और एक तरह से आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। लेकिन कंसिस्टेंटली हो रहे इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं। 1970-80s के बाद से ही भारत की तरह ही कनाडा अपने आप को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में डेवलप करना चाह रहा था और शायद आज भी अगर हम देखें तो कनाडा अपने आप को इस बात के लिए पीठ थपथपाता रहता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो इमिग्रेंट्स को वेलकम करती है, रिफ्यूजीज़ को वेलकम करती है। आप कहीं भी सताए गए हैं तो कनाडा में आपका स्वागत है। पर उसकी वजह से कंसिस्टेंटली यहाँ जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो गया है कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग तो आए, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यहाँ माइग्रेट कर गए जो इस्तेमाल करते हैं इसे एक बेस बनाकर भारत जैसे देश पे आतंकवादी हमले करने का और भारत के खिलाफ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट रन करने का। जिस फर्टिलिटी रेट की मैं बात कर रहा था, ये देखिए, अगर आप कनाडा की टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए तो 2020 आते आते 1.6 से भी नीचे जा चुकी है। किसी भी देश में पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए एटलीस्ट 2.1 की आपके पास फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए, यानी कि 2.1 अगर आपकी रेट है इसका मतलब आपकी जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या आपकी कंसिस्टेंटली बनती रहेगी। लेकिन वो और कम हो गई है और 2.1 से नीचे गए हुए इन्हें लगभग 50 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है।
इसीलिए अब कनाडा की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन में है, जिसकी पूर्ति वो इमिग्रेशन के थ्रू करते थे। और नतीजा देखने को मिला, वहाँ माइनॉरिटीज़ बहुत भारी संख्या में बढ़ी हैं। और सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स 52%, हिंदूज 24.5% और सिक्स 22.6% है, जहाँ पर चल रही है ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसका फ़ायदा उठाकर और ख़ासतौर पे जैसे इंडिया के पंजाब से बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। पंजाबी वहाँ की 4th हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इसका मतलब लगातार कंसिस्टेंटली पंजाबी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है और वहाँ खालिस्तानी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक डिवाइड बनाया जा रहा है, ताकि जो इंडियन लोग हैं वहाँ पे उनको भी टारगेट किया जाए और खालिस्तानी ग्रुप्स की सिंपैथी गेन की जाए और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया जाए। कंसिस्टेंटली कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप और इंडिया ग्रुप के लोगों के बीच में कभी कोई झड़प भी देखी जाती है। ये झड़प सड़कों तक आ गई और ये दिखाता है कि कनाडा में किस तरह कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर सर्टेन ग्रुप्स, क्योंकि इनका वोट लिया जा सकता है आसानी के साथ और इनमें कुछ लोग कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं जो बहुत पावरफुल हैं, इसका फायदा उठा के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को पुश कर रहे हैं। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम सिख पॉपुलेशन भी देखें तो एक कंसिडरेबल 2.5% के आसपास जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो सिख कम्युनिटी की आती है। सारी की सारी सिख कम्युनिटी खालिस्तान के विचारों से सहमत नहीं होती। कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स वहाँ ज़रूर हैं, जिसका फ़ायदा उठा के सिख कम्युनिटी को भड़काना, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करना इन ग्रुप्स का मेन उद्देश्य रहता है। और क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट इन्हें रोकने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो भारत के कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और निज्जर की किलिंग, जो खुद एक टेररिस्ट था, जिसके पीछे उन्होंने भारत के गवर्नमेंट पर आरोप लगा और ये कहा कि कनाडा में जो लगातार वायलेंस हो रहा है उस गैंग वॉर में बिश्नोई ग्रुप को सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऐसे आरोपों के साथ ये बातें करना, जबकि भारत ने पुख्ता सबूत दिए थे कैनेडियन गवर्नमेंट को कि वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स कैसे इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में सम्मिलित है, उसके बावजूद कोई एक्शन ना लेना दिखाता है कैनेडियन गवर्नमेंट का अप्रोच। और खालिस्तानी मूवमेंट लगभग आज के टाइम में पंजाब में उतनी पॉपुलर नहीं जितनी कनाडा में है। और ख़ासतौर पे ये खालिस्तानी ग्रुप जब डिमांड भी करते हैं कि इन्हें खालिस्तान चाहिए, तो खालिस्तान का असली शहर जो लाहौर था ये उसकी बात नहीं करते। इन्हें केवल इंडियन पंजाब चाहिए और उत्तर प्रदेश चाहिए और शिमला चाहिए और ये रीजन चाहिए, जबकि आधा पंजाब जो पाकिस्तान में गया इनसे इनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिमांड कभी खालिस्तान की है ही नहीं। ये डिमांड किसी पंजाब स्टेट की नहीं है, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन की। ये डिमांड असल में एक ग्रुप की है जो चाहती है कि किसी तरह फ़ायदा उठा के वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाते रहें, एंटी इंडिया एक्टिविटी करते रहें और पाकिस्तान से सपोर्ट लेते रहें। और कुछ हद तक कनाडा का सपोर्ट वहाँ उनको मिल रहा है, जो भारत के लिए और कनाडा के लिए काफ़ी खतरनाक है। खासतौर पे कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इस तरह की चीज़ों में फंस जाना लगातार दिखाता है कि वो किस कदर भारत के साथ में संबंधों को खराब कर सकते हैं। 2016 का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जहां ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि खालिस्तानी टेरर कैंप्स कैसे कनाडा में रन कर रहे हैं और कैसे वो पंजाब में अटैक करने की प्लॉटिंग कर रहे हैं। ट्रूडो गवर्नमेंट को इसके सबूत दिए गए थे, इंटेलिजेंस शेयर की गई थी, लेकिन कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। तो इसलिए आखिरकार भारत की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कैनेडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप इन चीज़ों में संलिप्त है और इन्हें रोकिए। इसी कारणवश कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद शायद ही कोई ऐसा देश था जिसको भारत ने खुलेआम इस तरह की बातें कही हैं कि अब वो नया पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि इतने सबूत, इतने चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की गई, उसके बावजूद वो एक्शन नहीं ले पाए। आपका क्या मत है? क्या सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, ऐसे ग्रुप्स जो वहाँ एक्टिव हैं और एनडीपी जैसी पार्टी जो एंटी इंडिया कैंपेन रन कर रही है, क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और जहाँ तक बात रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की और गैंग वॉर्स की, तो भारत कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा नहीं। कनाडा के आरोप अक्सर बेबुनियाद रहे हैं और कैसे जिस क्राइम का इस्तेमाल खालिस्तानी ने पहले यूज़ किया था अपने विरोधियों को चुप करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांगली पुश करने के लिए एज अ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, अब वही गैंग वॉर उनके खिलाफ आ रही है, तो वो फंस रहे हैं। और कैसे गैंग्स ऑफ पंजाब कनाडा से रन होते थे, इसकी पूरी कहानी प्रवीण स्वामी के इस आर्टिकल द प्रिंट में आपको देखने को मिलती है, जहाँ से हमने कुछ रेफरेंसेस भी लिए, जहाँ से देखने को मिलती है आपको किस तरह एक गैंग वॉर की कहानी जो पंजाब में हो रहा है उसकी शुरुआत असल में कनाडा से होती है और 7 समंदर पार से रिमोट कंट्रोल तरीके से भारत के निर्दोष लोगों को मारा जाता है और ये एक विद्रोह शुरू किया जाता है। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड